नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में। दोस्तों, हम लोग संविधान के जिस भाग पर चर्चा कर रहे थे वह कौन सा भाग था दोस्तों? वह भाग था भाग 5 पर चर्चा कर रहे थे। और यह जो भाग 5 है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आप कहेंगे दोस्तों 52 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? संघ के बारे में। तो हमने कल आपको बताया था कि जो संघ की सरकार है इसमें कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं दोस्तों। तो क्या था? हमने बताया था संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और उसी संघ की सरकार में जो संघीय कार्यपालिका थी, उसी संघीय कार्यपालिका में जो हमारी संघीय कार्यपालिका थी दोस्तों, उसमें 4 लोग शामिल थे। जो संघ की कार्यपालिका होती है वो कितने लोगों से मिलकर बनी होती है? 4 लोगों से। कौन कौन दोस्तों? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्लस उसका मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो इन 4 लोगों से मिलकर बनी थी हमारी क्या? संघ की कार्यपालिका। और उसी संघ की कार्यपालिका में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वो टॉपिक कौन था दोस्तों? राष्ट्रपति। कौन सा टॉपिक था दोस्तों? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। उसी चर्चा को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो वे हमारे प्यारे साथी, वे दोस्त, वे हमारे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा एक बार फिर से आग्रह है कि वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, ताकि संविधान की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचती रहे दोस्तों। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की जो क्लास है उसे प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है। इस क्लास को आगे की तरफ ले चल। आइए दोस्तों, हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, संघ की कार्यपालिका में जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वो टॉपिक कौन सा था? राष्ट्रपति था। और राष्ट्रपति में हमने आपको अनुच्छेद 52, 53, 54, 55 तक चर्चा कल की क्लास में किए हैं। 52 क्या कहता है फिर से देख लीजिए। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका होगी उस संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। और यह निर्वाचन मंडल में कौन लोग शामिल होंगे, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग वोट देंगे? तो कौन हमने बताया था दोस्तों? संसद के सभी निर्वाचित सांसद जो सदस्य होते हैं और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संघ शासित दिल्ली पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, तो ये लोग शामिल होते हैं। और 55 में हमने क्या बताया था कि राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, वह विधि क्या है, वह प्रक्रिया क्या है, उन सब की चर्चा हम लोग अनुच्छेद 55 में किए थे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी उस पिछली वीडियो को नहीं देखा है उनसे मेरा एक बार आग्रह है कि वो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि यह टॉपिक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो अनुच्छेद 55 था इसमें क्या बताया था कि निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रक्रिया होगी वह किस प्रकार से होगी। हमने 2 विधि बताई थी। कौन सी विधि? एकल संक्रमणी और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा
ठीक है दोस्तों, तो ये विधि अपनाई जाती है, इस प्रक्रिया से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब दोस्तों ये दो विधि जहाँ पर होगी, जिस भी निर्वाचन प्रक्रिया में एकल संक्रमणी मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है, वहाँ पर निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर निर्वाचन होगा। तो इसका मतलब है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह किस प्रकार से किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, तो आप विकल्प देख लीजिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या जनता भागीदार होती है, तो आपका जवाब क्या आएगा? जल्दी बताएं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जनता भागीदार होती है, आप कहेंगे बिल्कुल होती है, लेकिन किस रूप में होती है? जनता यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है और यह विधि अपनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और कल हमने आपको कहा था कि आज हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन कराएंगे, चुनाव प्रक्रिया कराएंगे और किस प्रकार से वो होता है, ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कल दोस्तों हमने बताया था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि एक समान मानदंड तैयार करना, जैसे एक विधायक और एक एमपी का मतमूल्य निकालना है तो उनके लिए एक समान मानदंड होना चाहिए, उनके लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, किसी के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इसी को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हमने बताया था कि एक एमएलए का जो कल हमने मतमूल्य निकाला था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मतमूल्य कितना होता है दोस्तों? 208। अब जब 208 ये एक विधायक का हो गया तो निर्वाचित विधायक उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो आप कहेंगे 403, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा उत्तर प्रदेश के कुल निर्वाचित विधायकों के मतों का मूल्य निकल कर आ जाएगा। अब हमने एक एमपी का बताया था दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें बताया था कि एक एमपी का जो मत मूल्य होता है वो 708 होता है। अब यह एक एमपी का मत मूल्य है तो कुल निर्वाचित एमपी कितने हैं दोस्तों? 776। कितने हैं? 776। अब दोस्तों इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो निकल कर आ जाएगा वह सभी सांसदों का मतमूल्य, जो निर्वाचित सांसद हैं उनका मतमूल्य निकल कर आ जाएगा। और सभी राज्य, ध्यान दीजिएगा, ये जो निकल कर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आएगा उतना ही दोस्तों आएगा सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मतमूल्य निकालने पर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती है उसे देख लेते हैं हम। आइए दोस्तों, अब हम लोग एकल संक्रमणी मत पद्धति किसे कहते हैं, किस प्रकार से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस तरीके से वोटों की गिनती होती है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का एक उम्मीदवार निश्चित मत प्राप्त करता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने आपसे कल कहा था कि कुछ आप लोग अपना नाम बताइएगा, हालांकि चलिए नाम आप लोगों का नहीं लेते हैं, फिलहाल कुछ उदाहरण के रूप में कुछ नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। मान लीजिए दोस्तों 4 कैंडिडेट हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए नामांकन कराया है, और वे उम्मीदवार कौन से हैं दोस्तों? एक का नाम दोस्तों पप्पू, एक का नाम दोस्तों लल्लू, एक का नाम दोस्तों कल्लू और एक का नाम दोस्तों अलगू। ये दोस्तों थोड़ा से टॉपिक को रोचक बनाने के लिए ये नाम लिखा गया है और इससे हम बहुत बेहतर ढंग से अभी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। आज तक ये मेथड आप लोग
कहीं भी समझ नहीं पाए होंगे, नहीं समझे होंगे, तो आज निश्चित रूप से समझ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पहुँचने से पहले ध्यान दीजिएगा कि किसी भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित मत या कोटा प्राप्त करना होता है। अब यह क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र होता है कुल पड़े वैध मतों की संख्या, कुल पड़े वैध मतों की संख्या। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आप करेंगे नीचे 2 + 1। मतलब दोस्तों यूँ कहिए कि अगर कोई भी राष्ट्रपति विजयी होता है तो किस प्रकार से विजयी होगा? अगर वह कुल पड़े वैध मतों का 50% से एक ज़्यादा हो, अर्थात आधे से एक अधिक हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? अभी आपको समझाते हैं। अब दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है दोस्तों, जिस प्रकार से निर्वाचन किया जाता है हमने आपको बताया गुप्त मतदान द्वारा, और एक बैलेट पेपर होता है दोस्तों। यहाँ पर एक बैलेट पेपर होता है और जितने कैंडिडेट होते हैं उतनी ही वरीयता क्रम होती है दोस्तों। 4 कैंडिडेट हैं तो 4 वरीयता, 1 2 3 4, और इधर मान लीजिए जो P रख दिए, हम L रख दिए, K रख दिए दोस्तों, और A रख दिए, पप्पू लल्लू कल्लू अलगू। अब ये 4 कैंडिडेट हैं। अब इनमें से चारों कैंडिडेट के सामने वरीयता क्रम लिखा रहेगा। अब जो मतदाता हैं, जो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देते हैं, वो करेंगे क्या दोस्तों कि यहाँ सबसे पहले दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा यहाँ पर कि जो एक मतदाता जो होता है वो वोट तो देता है एक, लेकिन वो देगा चारों को। कैसे? वरीयता क्रम के आधार पर। मान लीजिए कोई एक प्रत्याशी है जिसने P को पहली वरीयता दी, मतलब पप्पू को पहली वरीयता दी, और लल्लू को दूसरी वरीयता दी, और कल्लू को तीसरी, और अलगू को चौथी। तो इस प्रकार से उसने वोट दिया 4, लेकिन जब गिनती होगी तो एक ही माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि मान लीजिए कुल जो वैध मत पड़े हैं वे पड़े हैं 100। यहाँ उदाहरण के रूप से दोस्तों समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है लेकिन समझिएगा आसानी से। यहाँ कह रहा है कुल पड़े वैध मतों की संख्या। मान लीजिए कुल मत पड़ा 103, 3 इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, तो वैध मतों की संख्या कितनी हो गई? 100 + 1 तो कितना आ जाएगा? 51। मतलब किसी भी जो प्रत्याशी है, किसी भी प्रत्याशी को जीतने के लिए कितने मत चाहिए? 51। 100 मत पड़े हुए हैं दोस्तों। मतलब हमने कहा था कि आधे से एक अधिक होना चाहिए। तो जो प्रत्याशी, जो उम्मीदवार 51 मत पा जाएगा वो क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो इन 100 लोगों में से 40 लोग ऐसे हैं, इन 100 लोगों में से 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पप्पू को क्या दिया है? पहली वरीयता दी है। और इन्हीं 100 लोगों में से 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लल्लू को पहली वरीयता दी, और 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल्लू को पहली वरीयता दी, और 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलगू को पहली वरीयता प्रदान की है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब पाना कितना है? 51। तो क्या किसी उम्मीदवार को 51 मत प्राप्त हुआ है? देखकर बताइए। तो आप कहेंगे नहीं, किसी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब है निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा। यही तो समझिए दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन कभी भी रद्द नहीं होता, उसे रद्द नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया है कि वो जीत ही जाता है। कैसे? देखिए अब दोस्तों इसमें होगा क्या? इसमें वोटों का हस्तांतरण होगा। अभी हमने पहली वरीयता की काउंटिंग की,
जिसमें पाया, देखिए निर्वाचन आयोग पहले प्रथम वरीयता की चेकिंग करेगा, गिनती करेगा। अगर उस प्रथम वरीयता में प्रत्याशी निश्चित मत पा जाता है तो वो विजयी हो जाएगा, नहीं पाएगा तब क्या होगा, तो दूसरी वरीयता क्रम को चेक किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से सबसे कम कौन पाया है, अलगू। अब ये क्या है दोस्तों, ये तो बहुत कम है, ये राष्ट्रपति की रेस से बाहर हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा कि अलगू भैया आप राष्ट्रपति अगली बार बनिएगा, आप इस रेस से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये कैंडिडेट जो अलगू है ये बाहर होगा, लेकिन ये जो 10 लोगों ने इसे प्रथम वरीयता दी है, यह इसका वोट दोस्तों बेकार नहीं जाएगा, ये ट्रांसफरेबल होगा ऊपर की तरफ। कैसे होगा, देखिए 10 लोगों ने अलगू को पहली वरीयता दी, एकदम आराम समझा रहे हैं दोस्तों, जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं, आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 10 देखिए 10 लोगों ने अलगू को पहली वरीयता दी है, क्लियर है। अब इन्हीं 10 लोगों ने इन तीनों में से तीनों को दूसरी वरीयता दी होगी कि नहीं दी होगी। अगर इन 10 लोगों ने अलगू को प्रथम वरीयता दी तो इसका मतलब है कि इन तीनों को किसी को दूसरी, किसी को तीसरी, किसी को चौथी वरीयता दी होगी। ठीक है, अब हम इस जो अलगू के 10 लोग हैं, इन 10 लोगों में हम देखेंगे कि इसकी जो दूसरी वरीयता क्रम है वह किसको प्रदान की गई है। तो इसमें चेक किया गया दोस्तों, तो पाया गया कि 5 लोग पप्पू को दूसरी वरीयता, ध्यान समझिएगा, 5 लोग ऐसे मिले जिन्होंने पप्पू को क्या दिया, दूसरी वरीयता। लल्लू को कितना दिया दोस्तों, तीन, और कल्लू को कितना दिया, 2। ठीक है, इन 10 लोगों ने दूसरी वरीयता किसको किसको प्रदान की है, तो पाया गया यह कि इन 10 लोगों में से 5 लोगों ने पप्पू को दूसरी वरीयता प्रदान की, 3 लोगों ने लल्लू को और 2 लोगों ने कल्लू को। तो क्या इस दूसरी काउंटिंग में भी प्रत्याशी निश्चित मत पाया, विजयी जो मत था वो प्राप्त किया कि नहीं, तो आप कहेंगे अब भी वो 6 मत से पीछे चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा दोस्तों, अब सबसे कम मत कौन पाया है, ध्यान समझिएगा, अब सबसे कम मत कौन पाया है, कल्लू। अब कल्लू से भी कहा जाएगा भैया आप भी रेस से बाहर हैं, आप भी हट जाइए, अगली बार ट्राई करिएगा, हो सकता है अगली बार आप राष्ट्रपति बन जाएं। ठीक है, अब देखिए ये कल्लू तो बाहर हो गए, लेकिन ये जो इनको मत प्राप्त हैं ये क्या होंगे, फिर से ट्रांसफरेबल होंगे। कैसे कि इन जो कल्लू को 20 लोगों ने क्या दिया था, प्रथम वरीयता दिया था, तो इसका मतलब है कि 20 लोगों की दूसरी वरीयता की काउंटिंग होगी, ध्यान समझिएगा, 20 लोगों की दूसरी वरीयता काउंटिंग होगी, और 2 लोगों ने जो कल्लू को दूसरी वरीयता प्रदान की गई है इसकी तीसरी वरीयता की चेकिंग की जाएगी। ठीक है, अब इसमें पाया गया, ध्यान दीजिएगा, 20 लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरी वरीयता प्रदान की इन 3 लोगों में। ठीक है, तो पाया गया कि देखिए इन 20 लोगों में 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलगू को भी दूसरी वरीयता प्रदान की थी कि नहीं की थी दोस्तों, ध्यान समझिएगा कि इन 20 लोगों में 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने अलगू को दूसरी वरीयता प्रदान की थी। अब देखिए, अब यहाँ पाया गया दोस्तों 6 लोगों ने पप्पू को क्या दिया, दूसरी वरीयता दी, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाँ नहीं यहाँ पर 10 कर लीजिए, ये 10 कर लीजिए, और यहाँ पर मान लीजिए 6 कर लीजिए, और यहाँ पर 2 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 10 6 16 2 18, नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर ऐसे करिए, 10 3 13 2 15 5 इधर। ठीक है, अब देखिए क्या जो ऊपर वाला प्रत्याशी है क्या वो निश्चित मत को प्राप्त कर पाया, तो आप देखेंगे कि 40 + 45 10 कितना हुआ, 55 हुआ।
अर्थात यह क्या हुआ दोस्तों, विजयी घोषित हुआ। हालांकि दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होता कि रेयर केस में इतना लंबा काउंटिंग चले, एक तीसरे की राउंडिंग की गिनती हो। अनुमानतः दोस्तों पहली वरीयता क्रम में ही प्रत्याशी क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। अगर मान लीजिए कभी फंसता है तो दूसरी वरीयता क्रम में उसे निश्चित ही विजय प्राप्त हो जाती है। ठीक है, समझ लीजिए फिर से एक बार से। देखिए हमने क्या बताया था, 40 लोगों ने पप्पू को पहली वरीयता दी थी, 30 लोगों ने लल्लू को, 20 लोगों ने कल्लू को, 10 लोगों ने अलगू को। अब इसमें क्या हुआ कि कोई भी प्रत्याशी निश्चित मत प्राप्त नहीं किया, इसलिए जो नीचे की तरफ है, जो सबसे कम पाया है, उसे बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जो उसका मत है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको देखा जाएगा कि इन 10 लोगों ने किसे दूसरी वरीयता दी है। तो हमने पाया कि 5 लोगों ने पप्पू को दिया, 3 लोगों ने लल्लू को दिया और 2 लोगों ने कल्लू को दिया। ठीक है, तब भी प्रत्याशी विजयी नहीं हुआ। तो ध्यान दोस्तों यहाँ फंसता है, यहाँ समझने की ज़रूरत है। यहाँ जब काउंटिंग होगी तो ये 20 लोग कल्लू को तो दिए हैं, क्या कल्लू को दिए हैं पहले वरीयता, तब इसकी कौन सी वरीयता चेकिंग होगी, दूसरे की। अब जो 2 लोग हैं कल्लू को दूसरी वरीयता दिए हैं, इसकी चेकिंग होगी किस वरीयता की, तीसरी। और इस 20 लोगों में 5 लोग ऐसे हैं जो अलगू को दूसरी वरीयता प्रदान की है। तो इन 5 लोगों में दोस्तों इसकी कौन सी वरीयता चेकिंग होगी, तीसरी की होगी। दोस्तों थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन एकदम आराम से समझेंगे तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती है, वोटों की गिनती होती है। और यह कभी दोस्तों पहले राउंड में ही प्रत्याशी विजयी हो जाता है, कभी कभार दूसरे राउंड में निश्चित रूप से वो विजयी हो जाता है। इसी प्रकार से यह जो राष्ट्रपति का चुनाव है, यह किसी भी सूरत में रद्द नहीं होता कि फिर से निर्वाचन हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। उसे विजयी घोषित किया ही जाता है, विजयी हो ही जाता है, ये इस प्रक्रियाओं के माध्यम से। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए दोस्तों, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग वोटिंग करते हैं जैसे सांसद और विधायक की, हम लोग जब जाते हैं दोस्तों तो हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन होती है। ठीक है, ईवीएम मशीन होती है, वहाँ जाते हैं हम। एक तरफ प्रत्याशी होते हैं और प्रत्याशी के सामने वो चिन्ह होता है, चिन्ह के सामने बटन लगी होती है दोस्तों, और उस बटन को हम लोग दबाते हैं। और जैसे ही बटन को हमने दबाया वैसे ही पी की आवाज़ आई, इसका मतलब है कि हमारा मत पड़ गया। ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये इस मेथड से नहीं होगा, ये प्रक्रिया अलग है। एक बैलेट पेपर होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है, वरीयता क्रम के आधार पर होता है, और वरीयता क्रम की कैसे गिनती होती है ये आपके सामने अभी हमने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे बहुत बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर समझ गए हैं तब भी बताइएगा दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे की तरफ। आइए दोस्तों, अभी हमने राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें वोटों की गिनती कैसे होती है उसको हम लोगों ने अच्छे ढंग से समझा। ठीक है, किसी भी प्रत्याशी को विजय प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कोटा या मत प्राप्त करना होता है। कैसे, उसका सूत्र क्या है, निश्चित मत बराबर, ध्यान सुनिएगा, इस सूत्र को याद रखिएगा, निश्चित मत या विजयी मत बराबर कुल पड़े वैध मतों की संख्या अपान सूत्र होता है दोस्तों, नीचे 2 रहेगा, 1+1। राष्ट्रपति का पद कितना होता है, राष्ट्रपति का पद एक ही होता है, 2 तो नहीं होता, 1 होता है, और +1 किया जाता है, ये सूत्र है। फिर उसके बाद +1। ठीक है, तो कुल पड़े वैध मतों की संख्या अपान नीचे क्या रहेगा 2, और इधर क्या रहेगा दोस्तों +1। तो इसका मतलब है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कुल पड़े वैध मतों का आधे से एक अधिक। मान लीजिए आपको सूत्र नहीं मालूम है तब भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कुल पड़े वैध मतों का आधे से एक अधिक जो भी प्रत्याशी मत प्राप्त करेगा वो क्या हो जाएगा, उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 56 की तरफ। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल।
राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 56 है। एकदम सीरियल से दोस्तों करते हुए चल रहे हैं हम लोग। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहेंगे कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, एकदम साधारण सा प्रश्न है। अब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसके कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। ये मेरी नज़र में अच्छा प्रश्न हो सकता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। तो आप बताएंगे दोस्तों शपथ ग्रहण करने की तिथि से। शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों 5 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी अपने पद से मुक्त हो सकता है। और वो परिस्थिति क्या है उसको जान लीजिए। वो परिस्थिति क्या है, जब वो 5 वर्ष से पूर्व भी अपने पद से हट जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तो क्या परिस्थिति है? स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देने पर, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देने पर। और यह जो त्याग पत्र राष्ट्रपति देगा यह किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, स्वेच्छा से अगर त्याग पत्र दे देता है राष्ट्रपति तो 5 वर्ष से पूर्व भी वह पद मुक्त हो जाएगा। और वह जो त्याग पत्र देगा, अपना इस्तीफा जो देगा, वो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। मान लीजिए जिस समय राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दिया उस समय संसद की बैठक चल रही है। ये बहुत, मेरी नज़र में ये और स्टैंडर्ड प्रश्न हो सकता है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस समय संसद की बैठक चल रही है तो उस समय उपराष्ट्रपति का यह दायित्व बनता है, यह कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति के जो इस्तीफा है, जो त्यागपत्र है, इसकी सूचना किसे दे? इसकी सूचना उसे किसे देनी पड़ेगी? लोकसभा अध्यक्ष को देनी पड़ेगी। ध्यान समझिए, अगर पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना लोकसभा को कौन प्रदान करता है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन देता है? दे दिया विकल्प में राष्ट्रपति ए, बी दे दिया उपराष्ट्रपति, सी दे दिया मुख्य न्यायाधीश, डी दे दिया कौन दोस्तों? महान्यायवादी, या और कोई भी विकल्प में हो। तो क्या आंसर होगा? ध्यान से समझिएगा, यह उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति के इस्तीफे अर्थात उसके त्याग पत्र की सूचना किसे दे? लोकसभा को। और लोकसभा में किसे दे? लोकसभा अध्यक्ष को दे। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, और अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है, क्योंकि आप हर चीज़ को जानते रहिए, कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कुछ पता नहीं है दोस्तों। एकदम एक एक चीज़ को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे एकदम आराम से। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना लोकसभा को ही क्यों दे? अब ये बताइए आप कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना लोकसभा को ही क्यों देता है? ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, या तो इंटरव्यू में यह बहुत बेहतर प्रश्न हो सकता है आपसे। तो क्यों देगा दोस्तों? आप क्या बताएंगे कि लोकसभा जो है यह क्या है? जनता का सदन है। किस प्रकार का सदन है? जनता का सदन है। तो राष्ट्रपति जो पद होता है यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। तो कम से कम जनता को यह मालूम तो होना चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद क्या हो गया है? रिक्त हो गया है, खाली हो गया है, उसने इस्तीफा दे दिया है। जो महामहिम महोदय हैं उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है, इसलिए लोकसभा को ये सूचना दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है। जनता को यह मालूम होना चाहिए कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद क्या हो गया है? रिक्त हो गया है, महामहिम ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब आपके मन में यह भी प्रश्न बन रहा होगा कि यह सूचना राज्यसभा को क्यों नहीं दी जाती?
पहली बात, राज्यसभा तो जनता का सदन है नहीं, एकदम क्लियर रखिएगा। दूसरी बात, यह जो उपराष्ट्रपति होता है यह क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे किसे रहा है? उपराष्ट्रपति को दे रहा है। और उपराष्ट्रपति होता क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति। इसका मतलब है कि राज्यसभा को तो सूचना पहले से ही मिल गई कि नहीं मिल गई? उपराष्ट्रपति को पहले से ही उसने त्याग पत्र दे दिया। अब लोकसभा को यह सूचना दी जाती है क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला पॉइंट कि 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति और कैसे पदमुक्त हो सकता है अपने पद से? जब उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है। जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है, अपने पद से हट जाता है। ठीक है, महाभियोग के पारित हो जाने पर भी हट जाएगा 5 वर्ष से पूर्व। ठीक है, अब अगला क्या है? अगला दोस्तों ध्यान समझिएगा एक एक चीज़ों को। अगला क्या है कि अगर राष्ट्रपति विकलांग हो गया, असमर्थ है अपने कार्यों को करने के लिए, या यूं कहिए दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई, तब भी 5 वर्ष से वो पद क्या हो जाएगा? पहले ही 5 वर्ष से पहले ही पद रिक्त हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में दोस्तों, जितनी कंडीशन हमने बताई 5 वर्ष से पूर्व की, ऐसी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो दोस्तों 6 माह के अंदर कितने दोस्तों? 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाना चाहिए। तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक जो पद है वो रिक्त हो जाता है। तो अब 6 माह तक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं यह जो अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 57 की तरफ। आइए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते। दोस्तों इतनी कंजूसी मत करिए, क्योंकि इस प्लेटफार्म पर दोस्तों आपको निःशुल्क क्लासेस दी जा रही हैं। संविधान की जो वीडियो है वो आप तक उपलब्ध कराई जा रही है। अगर हम इतना प्रयास आप सबके लिए कर रहे हैं तो आपका भी यह दायित्व बनता है, यह कर्तव्य बनता है दोस्तों, कम से कम बैठे बैठे लाइक तो कर ही सकते हैं। देख रहे हैं वीडियो, बस करना क्या है, लाइक करना है और कमेंट करना है दोस्तों। उससे क्या होगा कि हमें यह मालूम चलेगा दोस्तों आप वीडियो लगातार देख रहे हैं और आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे क्या होता है, मनोबल और बढ़ता है दोस्तों, और बेहतर ढंग से आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग ये चीज़ करेंगे। और आप ही लोगों में से कुछ दोस्त कह रहे थे कि वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है या जो लिखा जा रहा है वो दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे, आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है उस वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए अपने से। जैसे अगर आप चालू करेंगे तो वो 144 पर जब चल रहा है तो धुंधला दिखाई देगा। करना क्या है, आपको उस वीडियो को आपको 360 पर चलाना है। आप लोग वीडियो चलाते हो इतना तो मालूम होगा ही, उम्मीद करते हैं। तो 360 पर जब चलाएंगे तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देगी। अगर तब भी आपको कोई परेशानी हो रही है, नहीं दिख रहा है या वीडियो साफ साफ समझ में नहीं आ रही है, तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ। अब दोस्तों अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 क्या है? इसमें दोस्तों दिया गया है, बताया गया है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का
पुनर्निर्वाचन इसमें बताया गया है। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया है दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न अच्छा बनता है और पूछा भी गया है दोस्तों। कैसे, देखिए पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है, वो अपने पद पर कितनी बार नियुक्त हो सकता है। ऑप्शन दे दिया, ए 1 बार, बी दे दिया 2 बार, सी दे दिया चाहे कितनी बार, मतलब कितनी भी बार वो नियुक्त हो सकता, निर्वाचित हो सकता है। और डी दे दिया दोस्तों, इस मामले में संविधान मौन है। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए आपका दोस्तों। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कुछ लोग, जो कुछ विद्यार्थी हैं, जो कुछ हमारे साथी हैं, जो प्यारे दोस्त हैं, वो डी की तरफ रुख करेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग डी को मत लगाइएगा, यहाँ संविधान मौन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 57 साफ साफ कह रहा है क्या कर, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अर्थात कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर चाहे जितनी बार नियुक्त हो सकता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। गलती मत करिएगा, फिर से कह रहे हैं कि इस मामले में संविधान मौन नहीं है। 57 साफ साफ कहता है, क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, निर्वाचित हो सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों एक प्रश्न और उठता है कार्यकाल को, उम्र को लेकर, कि राष्ट्रपति की जो कार्यकाल होगा अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अधिकतम उम्र का जिक्र नहीं किया गया है, कम से कम उम्र का जिक्र किया गया है। अब उसी की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। आइए चलते हैं अनुच्छेद 58 की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम लोग रुख करते हैं किस अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद 58। अब इसमें क्या बताया गया, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होगी, इसके बारे में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बतलाता है। तो अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद की योग्यता। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का, जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नामांकन कराने जाएगा निर्वाचन आयोग, तो उसके लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। वह योग्यता क्या है, तो पहला आप जानते हैं दोस्तों, वो भारत का क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों, उसकी उम्र, वह जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। अगला क्या है दोस्तों, वो लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। क्या रखता हो दोस्तों, योग्यता रखता हो, किंतु सदस्य ना हो। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य हो ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, योग्यता केवल बताई गई है कि वह योग्यता रखता हो, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वह क्या होना चाहिए दोस्तों, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब समझिए इस चीज़ को ध्यान से, और यहाँ बड़ा अच्छा सा प्रश्न आपसे पूछा गया है, और यह प्रश्न दोस्तों यूपीपी में आया हुआ है, और बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा, पद पर जो निर्वाचित होगा, उसके लिए योग्यता क्या होगी, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है। उसमें दे दिया ऑप्शन, वह जन्म से भारत का नागरिक हो, पहला ऑप्शन। दूसरा दे दिया, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। पूछा क्या जा रहा है कि
कौन सी राष्ट्रपति पद की योग्यता नहीं है, फिर समझ लीजिए, कौन सी राष्ट्रपति पद की योग्यता नहीं है। दे दिया, वह जन्म से भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए। और दे दिया विकल्प सभी, तो क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इस आंसर क्या होगा आपका, ए वाला ऑप्शन वो नहीं होगा दोस्तों। वहाँ ध्यान दीजिएगा, वह जन्म से भारत का नागरिक हो, यह भारतीय संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या लिखा गया, वह भारत का नागरिक हो। और भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमने तरीके बताए हैं। कितने तरीके, 5 तरीके। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूभागों के समावेशों के द्वारा। इन 5 तरीकों से अगर वो भारत का नागरिक है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, अगर वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, शब्द को पकड़िएगा। अगर ये भी पूछे कि वो भारत का मूलभूत नागरिक हो तब भी गलत हो जाएगा दोस्तों। वो भारत का मूलभूत नहीं लिखा गया है, केवल लिखा है भारत का नागरिक। मूलभूत का मतलब वो जन्म से ही, ऐसा नहीं है। वो वंश के आधार पर भी भारत का नागरिक हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। देशीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक हो तब भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह सारी चीज़ें जो डाउट है आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं और अनुच्छेद 59 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है, राष्ट्रपति पद की शर्तें बताई गई हैं इसमें। और शर्तें क्या बताई गई हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी। पहली शर्त क्या बताई गई है दोस्तों, कि जो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होगा वह ना तो लोकसभा का सदस्य होगा, मतलब यहाँ पूरे संसद की बात कर लें, ना संसद का सदस्य होगा और ना ही राज्य विधान मंडल का सदस्य होगा। ध्यान दीजिएगा, वह ना तो संसद का सदस्य होगा ना ही राज्य विधान मंडल का सदस्य होगा। अब मान लीजिए कि अगर इन सदस्यों में कोई ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो गया, जो संसद का सदस्य है या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब वह राष्ट्रपति पद को ग्रहण करेगा तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उसे उस सदन, जिस सदन का सदस्य होगा, उस सदन से उसे अपना त्याग पत्र देना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरी शर्त क्या है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि लाभ के पद कौन कौन से नहीं होते। तो लाभ के पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र सरकार तथा उसके मंत्रीगण और राज्य सरकार है, राज्य सरकार के मंत्रीगण और राज्यपाल, ये क्या नहीं होते दोस्तों, ये लाभ के पद नहीं होते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र सरकार और उसके मंत्रीगण तथा राज्यपाल, राज्य सरकार के मंत्रीगण, ये लाभ के पद नहीं होते। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला चलिए दोस्तों, अगली जो शर्त बताई गई इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति पद पर जो निर्वाचित होगा दोस्तों, उसे देखिए 2 कंडीशन हो गई, वो तो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वो सदस्य हो भी गया तो वो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों जो अगली शर्त है दोस्तों, देख लीजिए आप लोगों को सही से समझ में आ रहा है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ज़रा सा देखिएगा इसे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, थोड़ी समस्याएं हो गई थी, उसको देखिए। आगे क्या है
कि वह जो राष्ट्रपति होगा उसके लिए जो शर्त है कि वह बिना किराया दिए, बिना किराए के जो शासकीय निवास होंगे अर्थात राष्ट्रपति भवन होगा उसका क्या करेगा, उपभोग करेगा। फिर अगली शर्त क्या है, उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धि और भत्ते प्राप्त होंगे। और पांचवी बात क्या होगी दोस्तों, उसे राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन व भत्तों में, उसके वेतन व भत्तों में क्या नहीं किया जाएगा, नकारात्मक बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नकारात्मक बदलाव नहीं किया जाएगा। ये सारी क्या थी, राष्ट्रपति पद की शर्तें थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट अनुच्छेद को देख लेते हैं और इसी अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हम लोग आज की क्लास को यहीं विराम करेंगे। फिर इसके आगे नेक्स्ट हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, शपथ प्रावधान। क्या दिया गया है दोस्तों, शपथ प्रावधान, राष्ट्रपति का शपथ प्रावधान। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति, उसे शपथ कौन दिलाएगा, उसे शपथ दिलाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन, मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। मान लीजिए भारत का मुख्य न्यायाधीश उस समय नहीं है, पद रिक्त है, तब कौन दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या दिलाएगा दोस्तों, शपथ दिलाएगा। फिर समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। वरिष्ठतम का मतलब होता है दोस्तों कार्यकाल के आधार पर, उम्र के आधार पर नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब जो राष्ट्रपति शपथ लेता है वह किस बात की शपथ लेता है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों। पद व गोपनीयता की, संविधान के प्रति निष्ठा की, संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की। तो क्या आंसर होगा आपको, लास्ट वाला आपका जो विकल्प है वो राइट होगा। क्या, संविधान की रक्षा। इसमें बताया गया है दोस्तों, संविधान व विधि का क्या करेगा, वो प्रतिरक्षण, संरक्षण और परिरक्षण। ठीक है दोस्तों, परिरक्षण करेगा। और इसमें बताया गया लास्ट, लोक कल्याणकारी कार्य करेगा, आम जनता के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। ऐसे ही राष्ट्रपति क्या लेता है, शपथ लेता है। वो अपने पद व गोपनीयता की शपथ नहीं लेता, वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेता। क्या लेता है, संविधान की रक्षा करेगा, ऐसे शपथ लेता है, और लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करेगा, ऐसी शपथ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए जज्बे जुनून के साथ इसके नेक्स्ट आगे की क्लास में।